Hey everyone, gamers, streamers, and everyone else. My name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. Now, before I can get started on today's video, I just have to say this. दुनिया की कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी दोस्त नहीं है. They are just here to do three things basically. Number one is that they want to make a lot of money from you, right? Number two, they want to make their investors happy. And the way to do it is to make them richer every day. And third, they desperately want to undercut their competition. And they want to make sure that if they cannot get their competitors' market share right this second, at the very least, they want the competition to bleed money. Case in point, AMD. इन तीन चीजों में पहली दो चीजों में तो AMD ने पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है. पिछले 5 सालों में उनके शेयर की वैल्यू मिनिमम $2 से लिटरली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो $116 पर पहुंच गई है. तो इन्वेस्टर्स भी खुश हैं और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा निकाल रहे हैं और पैसे भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं. लेकिन जो तीसरा वाला पॉइंट है वो उन्होंने CPU मार्केट में तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन GPU मार्केट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस काम को करने की शुरुआत की है. लेट मी एक्सप्लेन. यू सी, AMD का GPU मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है ना, NVIDIA, वो लिटरली मोर देन अ डेकेड से GPU मार्केट का लीडर रहा है. एंड जब तुम इतने सालों से अंधा पैसा कमा रहे होते हो ना, और कस्टमर के पास तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है, तो एक ना ट्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं बीइंग अ फकिंग स्कमबैग. ये वाला ट्रेट तुम्हारे अंदर ना प्रोफाउंड तरीके से दिखने लग जाता है. चाहे तुम कुछ भी करो, हर जगह तुम्हारे को ये ट्रेट, तुम्हारे हर एक एक्शन में ये ट्रेट दिखने लग जाता है. AMD में भी ये वाली चीज CPU मार्केट में तो दिखने लगी है, लेकिन लाइनस टेक टिप्स ने ऑलरेडी उस चीज से रिलेटेड एक वीडियो बना दी है. Yes, he beat me to it, but he's the biggest fucking tech YouTuber on the whole fucking planet, and I have a job to keep. Okay, so गिव मी अ गॉश डन ब्रेक. ऑलराइट, मेरी स्क्रिप्ट रेडी थी, मेरा सब कुछ रेडी था, मैं एडिट करने वाला था, एंड ही रिलीज दैट वीडियो ऑन दैट डे. आई नो ही डज नॉट इवन नो मी, बट आई विल नेवर फॉरगिव हिम फॉर दिस. तो वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं. हम यहां पर GPU डिस्कस करेंगे, फॉर विच वी हैव टू कम बैक टू NVIDIA. NVIDIA की ना एक आदत है, they want to go out there and find excuses and reasons to tell you why you only want to use their products. वो तुमको अपने प्रोडक्ट में ऐसा लॉक करके रखना चाहते हैं, ऐसे कि भैया तुम्हारे पास और कोई चॉइस ही ना हो, कम से कम चॉइस हो उनका प्रोडक्ट खरीदने के अलावा. और वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि भैया बंदों के पास मार्केट शेयर था, राइट, मार्केट लीडर थे. लेकिन फिर 2019 में इनका पाला इनसे पड़ा. Today is a really big day for AMD, and actually it's a really big day for all PC gamers and content creators and everybody who loves high performance processors. That's right. 2019 में आखिरकार AMD ने CPU मार्केट के जो करंट मार्केट लीडर है Intel, उनको लगभग पीछे छोड़ दिया था और उनका नेक्स्ट टारगेट था GPU मार्केट. So they released their Radeon 5000 series GPU for the first time in July 2019. Now, the GPU market is a whole other game, alright? And AMD के पास even currently 2022 में भी इतना पैसा नहीं है कि वो NVIDIA के टेंसर कोर्स और रे ट्रेसिंग कोर्स वगैरह वगैरह वाले गेम खेल सकें. तो 2019 में तो कैसे ही करते. तो ये हार्डवेयर वाला गेम अभी नहीं खेल सकते अपन लोग, लेकिन अपने पास R&D के लिए इतने पैसे जरूर आ गए हैं अब एट दिस पॉइंट 2019 में ही कि हम सॉफ्टवेयर पर थोड़ा बहुत खेल सकते हैं NVIDIA के साथ. इसलिए AMD का पहला मूव ही ये था कि उन्होंने अपनी FreeSync टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी उसको यूज कर सकता है. ये पहले भी बाय द वे काफी ओपन सोर्स था, यानी कि कोई भी मॉनिटर मैन्युफैक्चरर इसको अपने प्रोडक्ट में एकदम फ्री में इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन तब तक कोई भी AMD का प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहता था. ऑफ कोर्स 2019 में ये चेंज हुआ बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन अ डेकेड AMD के पास GPU मार्केट में काफी अच्छा प्रोडक्ट था जो कि बजट सेक्शन की जो मार्केट थी उसको बहुत ज्यादा एंटाइज करता था, which basically led to FreeSync being used extensively to some extent as well. इससे यह हुआ कि G-Sync कैपेबिलिटीज अगर अभी तक किसी भी मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट में डालनी होती थी ना, तो उसके लिए NVIDIA $200 एक्स्ट्रा चार्ज करता था एक G-Sync मॉड्यूल के लिए. जब बहुत सारे लोग लेकिन FreeSync पर कूदने लगे
तुम्हारे नए जीपीयूज के आ जाने के बाद AMD के, तो उनको रिलक्टेंटली G-Sync को भी ओपन बनाना पड़ा, क्योंकि ये बात मुझसे लिख के ले लो, अगर एनवीडिया बाय चांस RDNA 2 जीपीयूज के निकलने से पहले G-Sync को पूरी तरह ओपन ना करता तो G-Sync पूरी तरह ऑब्सोलीट हो जाता, क्योंकि मॉनिटर मैन्युफैक्चरर्स ही अपने प्रोडक्ट के अंदर G-Sync को डालने के खिलाफ हो जाते, क्योंकि अब उन लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव था और FreeSync एनवीडिया के जीपीयूज के साथ भी काम करता था एंड बाय द डे बेटर हो रहा था। दिस पर्टिकुलर थिंग and the move that AMD played very well explains the point that I made, the third point, that the companies want their competition to bleed money. Because AMD ने basically NVIDIA को उनकी एक flagship technology को free source करने के लिए मजबूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक generation of graphic card को निकाल के। And अब AMD is again in the process of doing the same thing to another one of NVIDIA's flagship technology, and that is DLSS. And it's fucking textbook. The same thing that they did with G-Sync with their FreeSync, they're doing with DLSS with their FSR. First, उन्होंने FSR को बिल्कुल easy to use, easy to integrate और open source बनाया, जबकि DLSS 2.0 capabilities के लिए गेम डेवलपर्स को गेम NVIDIA के साथ डेवलप करनी पड़ती है, उनको देनी पड़ती है ताकि they can do their deep learning, super sampling stuff, and उनको इंटीग्रेट करना भी, DLSS को इंटीग्रेट करना भी बहुत मुश्किल है। On the other hand, FSR की ease of integration की सारे दुनिया के डेवलपर्स ने तारीफ की है। The next step in the game is of course to make it as better as you possibly can and integrate it with as many products as you possibly can, जिसका आधा काम तो उन्होंने पहले से ही कर दिया है। इंटीग्रेशन करना इतना आसान है और कोई भी कर सकता है, तो just like monitor manufacturers in FreeSync's case, game developers would want to integrate it in their games as soon as possible। बचा प्रोडक्ट को विद टाइम अच्छा करते रहना, एंड ये वाली चीज वो FSR 2.0 के रिलीज के साथ करने वाले हैं, क्योंकि क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, NVIDIA makes some fantastic products, alright? And mind you, there are times जब DLSS यूज करते समय गेम्स की इमेज नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा सुंदर लगती है, एंड FSR करंटली इमेज क्वालिटी के मामले में DLSS 2.0 के आसपास भी नहीं है। लेकिन हम ये चीज FSR 2.0 के बारे में नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, बट आई रियली लाइक व्हाट आई एम हियरिंग अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये FSR 1.0 में यूज होने वाली स्पेशल अपस्केलिंग की जगह टेम्पोरल रिकंस्ट्रक्शन यूज करता है। द डेविल इज इन द डिटेल्स, ऑलराइट? स्पेशल अपस्केलिंग के कई डाउनसाइड्स थी, ठीक है, जो FSR 1.0 में यूज हो रहा था। द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ देम ऑल वाज कि ये पूरी तरह से जो गेम का खुद का इंजन होता था उस पर डिपेंडेंट था एंटी एलियासिंग के लिए, जिसका मतलब ये था कि अगर गेम में खुद के अंदर कोई भी एलियासिंग या शिमरिंग आर्टिफैक्ट होगा तो वो FSR ऑन करने के बाद भी दिखेगा, जिसका एक और खामियाजा ये था कि FSR सिर्फ और सिर्फ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस पे ही यूज हो सकता था, क्योंकि लो रेजोल्यूशन इमेज में इतनी डिटेल होगी नहीं कि वो अपस्केल हो सके, जबकि DLSS 2.0 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेसिकली FSR 1.0 तुम्हारा नॉर्मल इमेज अपस्केलिंग टूल की तरह काम करता था, जो कि इमेज को थोड़ा सा अपस्केल करता है व्हाइल एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ शार्पनेस टू इट, ठीक है? ये बहुत आसान होता है और ज्यादा फर्क तुम्हारे को इमेज में नहीं दिखता है। FSR 2.0 ऑन द अदर हैंड इज वे डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज इट्स ओन एंटी एलियासिंग इंजन, तो गेम के इंजन पे ये डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड, ये फ्रेम कलर, डेप्थ एंड मोशन वेक्टर को यूज करता है रेंडरिंग पाइपलाइन में, और प्रीवियस फ्रेम्स में जो इंफॉर्मेशन थी, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे फ्रेम्स हैं, ये वाला तुम्हारा फाइनल फ्रेम है, तो जो प्रीवियस फ्रेम में भी जो इंफॉर्मेशन है ये उसको भी फाइनल इमेज में रिटेन कर सकता है, जिसका मतलब फाइनल में तुम्हारे को ज्यादा इमेजेस रिटेन होती हैं, जिसका मतलब तुम्हारी जो फाइनल इमेज होती है वो ज्यादा शार्प होती है, ज्यादा डेप्थ के साथ आती है, ज्यादा डिटेल के साथ आती है, एंड ओवरऑल बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। ये सारे के सारे काम करने के लिए DLSS 2.0 जो एनवीडिया की तरफ से आता है, और इंटेल का भी सेस जो कि इंटेल के जीपीयूज में आएगा, ये दोनों की दोनों AI और मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। लेकिन उन दोनों कामों को करने के लिए एक तो ऑब्वियसली गेम को एनवीडिया को देना पड़ता है ताकि वो इस चीज को इंटीग्रेट कर सके, दूसरा तुम्हारे को अपने हार्डवेयर में खास टेंसर कोर्स चाहिए ही चाहिए। बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला, AMD के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये स्पेशल हार्डवेयर वाला गेम खेल सके, तो उन्होंने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया एंड पूरा का पूरा काम वो अब सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं।
ना ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर पर करने वाले काम के ड्रॉबैक्स हैं। वन ऑफ देम बीइंग कि भैया उनकी चीज DLSS जितनी अच्छी तो कतई नहीं हो सकती, किसी कीमत पे सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भैया एनवीडिया का डेडिकेटेड हार्डवेयर है उनके GPU में, उसके जितना नहीं पहुंच सकता भैया सॉफ्टवेयर पे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डू दे इवन नीड टू बी दैट गुड? आई मीन अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर DLSS 2.0 की क्वालिटी के 70% तक भी आ जाए तो तुम्हारा प्रोडक्ट एक तो इंप्लीमेंट करना आसान है, उसके ऊपर से सस्ता है, उसके ऊपर से किसी भी गेम और किसी भी हार्डवेयर पर काम करता है, तो उस प्रोडक्ट की अडॉप्शन इतनी फास्ट होगी कि तुम्हारे मार्केट शेयर पकड़ने की चिंता तुम्हारे को करने की जरूरत ही नहीं है। एंड दूसरी तरफ एनवीडिया अभी भी DLSS को गेम्स में इंप्लीमेंट कराने के डेवलपर्स को पैसा दे रहा है। एंड ओवर एंड अबव ऑल दैट, क्योंकि तुम स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर अपने GPU में नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारा GPU मैन्युफैक्चर करने में तुम्हारे लिए सस्ता है। तो ये वही फ्री सिंक वर्सेस जी सिंक वाली कहानी है। प्रोडक्ट ओपन कर दो, सामने वाली कंपनी को पैसा ब्लीड करने दो। एनवीडिया रियली नीड्स टू गेट डाउन फ्रॉम देयर हाई हॉर्स, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। दे नीड टू रियलाइज कि AMD कभी भी कॉम्पिटिटर का गेम खेलता ही नहीं है, वो गेम को चेंज करता है और फिर अपनी ही गेम में कॉम्पिटिटर को हराता है। DLSS given enough time have the capability to do some wonderful things, and let me be frank here, I don't think AMD even wants to give it a chance to be able or to even attempt to do that. That's why वो ये सारे काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में यानी कि 2019 में अपने पहले GPU को निकालने के बाद AMD ने आज तक NVIDIA की ऑलमोस्ट 2 फ्लैगशिप टेक्नोलॉजीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है। G-Sync को पूरी तरह से कर दिया है और DLSS को करने की कगार पर है। उसके बाद भी NVIDIA के पास बहुत कुछ बचता है, जैसे इनविंक एनकोडर और तुम्हारा रे ट्रेसिंग वगैरह कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं। बट दे रियली नीड टू रियलाइज AMD स्ट्रैटेजीज एज सून एज पॉसिबल एंड काउंटर देम, क्योंकि याद करो AMD अभी तीसरी जनरेशन ऑफ GPUs निकालने वाला है। CPUs के मामले में भी तीसरी जनरेशन पर ही वो इंटेल के एकदम करीब आया था, बिल्कुल बराबरी पर। चौथी जनरेशन यानी Ryzen 5000 की जनरेशन में क्या हुआ था ना, उस चीज की दुनिया गवाह है। ठीक है, सो इट इज गेटिंग वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी फास्ट, एंड आई हैव दिस फीलिंग फ्रॉम द इनसाइड कि बेसिक गेमिंग में और गेमिंग इन जनरल में RDNA 3 के GPUs जो नेक्स्ट जनरेशन AMD के GPUs हैं, वो NVIDIA के 4000 सीरीज RTX 4000 सीरीज GPU से बहुत ज्यादा फास्ट होंगे। आई हैव दिस फीलिंग, आई डोंट नो, बट I am really scared for NVIDIA at this point. तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाओ कि तुम्हारे व्यूज क्या है अबाउट दिस बैटल ऑफ सुप्रीमेसी इन GPU मार्केट। I'll be reading them all, I assure you of it. Follow me on Twitter and on Insta for tech news and memes and join my Discord channel अगर तुम अपना खुद का PC बना रहे हो तो वहां पर कम्युनिटी है, तुम्हारी मदद कर देगी। आज के लिए बस इतना ही। Do not forget to like this video guys. लाइक करोगे तो वीडियो चलती है, it really helps the channel a lot, and I'll see you next time with another great video on this channel. This is Parshkar signing off. Bye bye, tata, see you and पीस। अभी के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जो यहां पर है, अच्छी है ये वाली भी।